V for van. VENTURI. VEN van. वो किडनैपिंग वैन आती है ना, वैन। हाँ वैन। VEN वैन। अच्छा। क्या? ओमिनी। ओमिनी नाम है उसका। वो स्लाइडिंग गेट वाला जो आता है। वो एक्चुअली में इसीलिए उस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। वो किडनैपिंग के नाम से फेमस थी। अच्छा। चलो। ये वेंचुरी मीटर बच्चों है क्या? इस डिवाइस का नाम सुना है कभी? इससे पहले कभी नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं। अच्छा क्या? VENTURI METER। अभी बनवाऊंगा। पहले डिवाइस काम क्या आता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मान लो कि एक नई जगह पर आपको बस्ती बसानी है, ठीक है? या फिर मान लो पहले से 100 घर हैं वहां पर, ठीक है? और आपको पानी की एक मेन टंकी लगानी है जिससे सबके घर में सप्लाई देना है आपको। तो आपको पता कैसे चलेगा कि उस पाइप का क्या क्रॉस सेक्शन रखे कि सबके घर में पानी आ जाए? अरे तो बड़ा क्या मतलब? बड़े का मतलब क्या होता है? कोई एक डेफिनेशन होती है ना। बादल की हाइट छोटी है बड़ी है? किसने कहा छोटी है? अभी 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 किसी एक LKG के बच्चे से कंपेयर कर लेते हैं इसकी हाइट। छोटी है? बेटा छोटी या बड़ी ऐसे नहीं बोल सकते, किसी एक से कंपेयर करना होता है। ठीक है ना? हम पढ़े लिखे लोग होने चाहिए अब। 10th क्लास में कितने नंबर थे? पास। 95? CBSE पे इसलिए भरोसा नहीं है मेरे को। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैंने शायद आप लोग को एक एग्जांपल बताया भी था। एक लड़का था, उसके 99 मार्क्स थे इंग्लिश में। मैंने उससे पूछा तो बोलता हु टेल्ड यू। शाबाश ऐसे आते 95 99 मार्क्स। टेल्ड, ये कौन सी इंग्लिश होती है? टोल्ड तो होता भी, टेल्ड क्या होता है? हु टेल्ड यू। चलो। तो बच्चों, इस चीज के फ्लो को हम लोग देखने के लिए जनरली क्या यूज करते हैं? वेंचुरी। तो ये डिवाइस कुछ ऐसा होता है, डंबल जैसा। कैसा होता सो हम? और यहाँ पर दो पाइप्स लगे, इन्हें एक्चुअली में बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब। लेकिन अभी आप लोग कैपिलरी ट्यूब नहीं जानते हो, इसलिए मैं बाद में बताऊंगा क्या होता है। टॉपिक आएगा अपने। ठीक है? पानी इसमें इधर फ्लो होगा, अभी लगाते हैं रुक, तब बताता हूँ। ठीक है, इसमें दो कैपिलरी ट्यूब लगे हुए थे, और इसमें बच्चे वाटर इधर की तरफ फ्लो हो रहा था। अच्छा, देख के सबको पता चल रहा है ये वाला एरिया बड़ा है और ये वाला छोटा है? नालायक को। ठीक है, ये वाला एरिया बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है? तो ये बताओ, वेलोसिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी फ्लूइड? छोटी वाली जगह। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो मुझे ये बताओ फाइनली प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा होगा?
यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पर प्रेशर कम होगा। बात से सबको क्लियर? पक्का? तो बच्चों ये बताओ कि अगर यहाँ पर फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ फ्लूइड यहाँ पर आ जाएगा ऊपर इस ट्यूब में, और ये फ्लूइड आके बस रुका रहेगा। क्यों ऊपर गया ये, क्यों गया ये ऊपर फ्लूइड? एक्चुअली में प्रेशर की वजह से कुछ शिफ्ट होगा, जैसे कि अपने उसमें हो रहा था, क्या नाम था, मैनोमीटर। तो मरकरी से अपने हाइट से प्रेशर निकाला था ना, तो इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए यहाँ चला जाएगा, और ऐसे यहाँ पर भी जाएगा, बट यहाँ से कम प्रेशर है इसलिए हाइट का डिफरेंस आएगा एक। लेकिन आप ये बात समझो कि यहाँ पर फ्लूइड रुका हुआ है, ये फ्लूइड का ही मोशन, मोशन ये। तो ये बताओ क्या इस हाइट पे प्रेशर और इस हाइट पे प्रेशर बराबर? अगर सोच रहे हो ऐसा तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड मोशन में आप ये बात नहीं बोल सकते, रेस्ट में बोल सकते हो। तो अगर मैं इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस निकालूँ तो कितना? यहाँ पर रॉजी है, चले यहाँ पर, इस बात से क्लियर हो सब? मैं इन दोनों पॉइंट के लिए बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्या होती है बर्नौली? हाँ सो हम तो क्या होती है थ्योरम? अगर मैं इस पॉइंट को 1 बोलता हूँ, 1, और इसको 2 बोलता हूँ, बोलो P1 रॉजी H1 रॉ P1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये बताओ इस पॉइंट के लिए अगर मैं इस पॉइंट की भी बात करता हूँ, बेटा इन दोनों की हाइट सेम होगी या नहीं? सेम सेंटर लिया है मैंने, तो क्या H1 और H2 बराबर होंगे? H1 H2 बराबर होंगे। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जो नीचे फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, होंगे बेटा, बराबर होंगे। क्या बेटा, रॉजी एच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हाइट की बात कर रहा हूँ। हाइट तो अपन अर्थ से लेते हैं ना, एक रेफरेंस पॉइंट से। इन दोनों की हाइट तो सेम होगी ना सेंटर से, तो क्या मैं H1 इक्वल टू H2 बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ, और ये दोनों कैंसिल आउट भी हो जाएंगे। क्या इस बात से किसी को कोई आपत्ति है? मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोग सॉल्व करके बताओ मुझे। इवेंचुअली मैं सॉल्व नहीं करवाता, आप लोगों को सॉल्व करवाता। आप लोग सॉल्व करके बताओ मुझे, इसमें मुझे V1 की वैल्यू निकाल। सेम चीज़ है, मैंने ये डेरिवेशन करवाया था आप लोगों को, इससे रिलेटेड कुछ ना, ठीक है, एक बार निकाल के देखो। ये क्वेश्चन करवाया था मैंने बेटा, क्योंकि फ्लूइड फ्लो के लिए बात कर रहे हैं अपन, तो इन फ्लूइड की कंटेनर की हाइट उससे, ठीक है, हम कंटेनर देखते थे ना। चलो करो, मुझे लगता है एक ही बालक घर से करके आया, वही करेगा और कोई नहीं। ग्राफ के बाद दूसरी बार किसी टॉपिक में इंटरेस्टेड देख रहा हूँ, अंदर से इंटरेस्टेड। चलो करो फटाफट इसको। V1 फाइंड करके बताना है आप, कंटेनर की। आप एक बार बर्नौली थे टॉपिक खोलो, बर्नौली थे, डायग्राम बनाया था समृद्धि को, बेटे बर्नौली क्या बना दिया? ये नहीं बनाया था मैंने। एक सेकंड बालक, यहाँ से इन दो, अच्छा आप लोगों के सिलेबस आ गए हैं, जे मेंस
क्या रिमूव हुआ क्या नहीं हुआ। आज टाइम थोड़ा कम है, आज नहीं दिखा। इवन आ गया, कितना आया बताओ। लेकिन 1 मिनट के लिए सोचो, अगर मेरे पास V2 है ही नहीं तो। वेरी गुड, उससे रिप्लेस करेंगे, हाँ बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट है। और किसी का आया? सक्षम क्या कर रहे हो बेटा? रुको, तुम्हारी धुलाई करनी। हाँ बच्चे बोलो। हाँ, ऑल्टरनेटिव कैसे निकालोगे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से निकालो। क्या मैंने बोला, यहाँ पर V2 मिसिंग है, मेरे पास है ही नहीं। जगह रखो, देखो। हाफ रॉ ले सकते कॉमन, तो लो फटाफट कॉमन। तो V1 कॉमन, V पर कॉमन कर लो, निकाल। हाफ रॉ स्क्वायर, ब्रैकेट लगाओ, 1 2 अपॉन V, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर साइड में एक ब्रैकेट। कंटिन्यूटी क्या होती है? इससे V2/V1 निकाल सकते हो गया। हो गया। तो एक बात बताओ, क्या ये डेरिवेशन की नीड थी मुझे पढ़ाने की? तो कई बार ऐसी चीजें होती है जिसको अपन लिखकर डेरिवेशन। अब मैं इसको सीधे करवा देता ना, आप लोगों को लगता है एक पेज का डेरिवेशन करवा दिया सर। देखो, करूँ सॉल्व इसको? एक काम करते हैं, P1 - P2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। P1 - P2 इज इक्वल टू हाफ रॉ V2² - V1² लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अब ये बताओ, इसमें से अगर मैं V2² कॉमन ले लूँ तो? अच्छा, क्या निकालना था मुझे, V1² या V2? V1 निकाल दूँ? तो V1² कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा? V2² / V1 माइनस, आया ना? और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1V इक्वल टू V2। और यहाँ से अपन और क्या लिख सकते हैं? V2/V1 की वैल्यू निकाल लूँ। V2/V आएगा A1/A2, आया ना? रिप्लेस कर दो इधर। तो देखो, ये था P1, आगे मैं यहाँ 1 माइनस इंटू, जो भी यहाँ पर एडिशनल पार्ट है सबको इधर भेज देते, 2/रॉ इक्वल टू 1²। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, A1/A2 का स्क्वायर, A1/-1। इसको भी इधर भेज देते, 2P1 माइनस। और बच्चे इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, A² - A2² अपॉन, तो A2² ऊपर आ गया और नीचे आ गया A इक्वल टू क्या बचा मेरे का स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए क्या, पुट, और ये A1 सिर्फ बाहर निकल जाए, A2 माइनस A1 इस डन। सबने छाप लिया। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस, ये तो फ्लूइड, क्या अगर मैं इन दोनों वेट का डिफरेंस, क्या रॉजी एच आया ना? क्या P1? तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर
ऊपर वाले फ्लूइड स्टेशनरी कैपिलरी ट्यूब में, और फिर रॉ से रॉ कट जाएगा, क्या बचेगा, एच अपॉन इसका रीजन अच्छे से समझ लेना, रॉ जी एच अपन ने क्यों, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब में जो फ्लूइड है वो स्टेशन है। करूँ आगे, मैं करके बताऊं, कर लोगे, क्या हुआ आपको, क्या हुआ? आप तो तान आ गई, बैठे बैठे तान आ गया। एवरीवन क्लियर है? ठीक है, चलो टॉर्सिली थ्योरम वगैरह पढ़ लें थोड़ा सा, या पहले इसके न्यूमेरिकल करवाऊं? इसके न्यूमेरिकल फालतू होते हैं, बस डेटा मिलेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालने का, इसमें कोई दिमाग लगाने वाला न्यूमेरिकल आता ही नहीं। ठीक है, वेंचुरी मीटर का कोई भी न्यूमेरिकल दिमाग लगाने का नहीं आएगा, डेटा गिवन होंगे, डायरेक्ट डेटा से वैल्यू निकाल, कोई एडिशनल काम नहीं होगा। न्यूमेरिकल में फोटो भिजवा दूंगा, कर लेना। ठीक है, और इसने भी शायद एक ही दी है। अब अपन करते हैं ऑरिफिस। क्या ऑरिफिस नाम अजीब सा लग रहा है, चलो इसकी जगह आप लिख सकते हो इफ्लक्स। क्या, अब इनका मतलब बताऊंगा, अब हंसी आएगी, कुछ नहीं होता, वो टंकी में जो छेद करा था ना उसी को ऑरिफिस बोलते हैं, और उसी को इफ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो अभी हम टंकियों में छेद करवाएंगे अब आपसे। इफ्लक्स, ई डब्ल्यू एफ एल यू एक्स, इफ्लक्स। बट ये नाम दोनों पता रहने चाहिए आप लोगों को, ऑरिफिस भी और इफ्लक्स भी, क्योंकि एग्जाम में कुछ ऑरिफिस या इफ्लक्स लिख कर। ठीक है, लिख दूं इफ्लक्स, ओ आर आई एफ या डबल एफ आता है, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, बाकी सी ई आता है लास्ट में, ऑरिफिस। गूगल करते हैं ना यार। ओ आर आई एफ आई सी, ऑरिफिस, ऑरिफिस एफ आई सी, ऑरिफिस, ओ आर आई एफ आई सी, ऑरिफिस। ठीक है, ऑरिफिस, और इसका एक यूज, एक ऑरिफिस मीटर भी होता है। ठीक है, बट वो मीटर आपके इसमें आया नहीं अभी तक, आज तक भी, उसका मतलब। अच्छा, एक चीज पूछो आप लोगों से, हाँ ऑरिफाइस वो, इंग्लिश को बर्बाद हम लोग। क्या, क्या बोल रहे हैं?
whatever। ठीक है, चलो चलो चलो, ऑरिफिस के बारे में बातचीत करते हैं थोड़ा सा। अरे बालकों, अच्छा रुको रुको, बैंडी बजाता हूँ। एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो, कैलकुलेट, अब तुम लोग बैंड बजा, कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल रेंज, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज फॉर ए फॉर ए ऑरिफिस टैंक ठीक है, मतलब आपको मैक्सिमम पॉसिबल रेंज निकालना है कि वो कहाँ पर होगा और किस हाइट पे अगर मैं ऑरिफिस बनाऊं तो मुझे मैक्सिमम रेंज मिले, ये कैलकुलेट। तो फॉर विच हाइट लिख लो, फॉर विच हाइट, हाँ हाँ वही, मतलब सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, मैं टंकी पे किस हाइट में छेद करूँ कि मैक्सिमम रेंज मिले, चेक करना पड़ेगा। नहीं मिलेगा बुक में, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो नीचे, जितना ज़्यादा नीचे करोगे उतना ज़्यादा उस पर वो नहीं लगेगा, हाइट की वजह से भी हो सकता है। बॉटम पे कर दे बिल्कुल, फिर क्या हो जाएगा, रेंज कैसे निकले, देखते हैं, सॉल्व करके। ये रही हमारी टंकी। अच्छा यहाँ पर एक अज्यूम करते हैं अपन, कल क्वेश्चन किए भी थे हम लोगों ने इसके लास्ट, और आप लोगों ने डायरेक्ट जीरो अज्यूम किया, जीरो अज्यूम किया था। मान लेते हैं इसकी जो हाइट है बच्चों वो है कैपिटल, ठीक है, ये हाइट है कैपिटल है जहाँ पर फ्लूइड, और मैंने ऑरिफिस बना दिया यहाँ पर कहीं पर जिसकी हाइट हो गई, ठीक है, हाइट हो गई, यहाँ पर एक चीज करनी होती तो वेलोसिटी, वेलोसिटी हिसाब से तो दोनों की होगी, डाउनवर्ड है। अगर मान लो इसका एरिया बहुत ज़्यादा है और इसका एरिया बहुत कम है, तो देखो आप ज़रा एक चीज़ बताओ, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगर मैं बोलूँ A1 जो बहुत ज़्यादा है, ऊपर वाले को वन, A1 बहुत 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 ज़्यादा है A2 से, तो हम लोग इस पॉइंट पे अज्यूम कर लेते हैं कि फिर जो है वो टेंड्स टू बी जीरो है। ये बात याद रखना, अगर क्वेश्चन में या बहुत ज़्यादा है या फिर ऐसा कुछ दे आपको कि रेशो, तो फिर ये बात याद रहेगी। ऐसा इसलिए बोल, आईआईटी ने एक बार मान के चल रहे थे, बट उसने उस बार अच्छा किया था कि ऑप्शन दिया नहीं था। ठीक है, सॉल्व करें, तो क्या ये समझ में आ गया, अज्यूम कर, क्योंकि एक्चुअली में हिसाब से सोचो ऑरिफिस क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा छेद कर आप टंकी में, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का, ज़्यादा कितना बड़ा छेद करो, टंकी थोड़ी तोड़ दो, ठीक है। और ये एक्चुअली में ये तो बहुत बड़ा एरिया होता है, कंपेरिजन में तो 1% अपन मान के चलते, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप खुद सोचो, आपके घर में नल लगा होता है, नल से पानी निकालते हो टंकी तुरंत खाली होने लगी, बहुत स्लो, क्यों, सेम एरिया का डिफरेंस है। करें स्टार्ट, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया रेफरेंस पॉइंट है, जहाँ पर और बर्नौली लगा, ऐसे लगाएंगे, ऊपर वाले पॉइंट के, वन पॉइंट की बात करता हूँ यहाँ, प्रेशर बोलो, एटमॉस्फेयर ही लगा रहा है, P0 प्लस, हाइट कितनी है, रॉ जी स्मॉल एच, आपका रेफरेंस रॉ जी है, प्लस हाफ रॉ इज इक्वल टू, दूसरी जगह पर प्रेशर कितना,
एटमॉस्फेयर ही लगा रहा है, तो पी नॉट। बच्चों छापने का टाइम नहीं दूंगा, आराम से लिख। रॉ जी इंटू जीरो, रॉ जी इंटू प्लस हाफ। अच्छा केमिस्ट्री क्लास से थक गए क्या? बस थकान थकान दिख। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। ये बताओ V1 कितना है? जीरो। यहाँ पर रॉ जी जी पी नॉट से पी नॉट गुजर गया। रॉ जी एच इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास? हाफ रॉ से यहाँ से जरा 2GH इज इक्वल टू 2 आ गया मेरे पास। हाँ या ना? आ गया समझ में? ठीक है ना, डेरिवेशन समझ आ गई। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ, एक बात बताओ, एक मास पार्टिकल है मेरे पास, पार्टिकल है, तो यहाँ u इज इक्वल टू जीरो से ड्रॉप किया और ये नीचे आया h हाइट तक, फ्री फॉल करवा रहा हूँ, h हाइट तक आया। ये बताओ इसकी इस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ मोशन। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 ना फॉर्मूला। इतनी मेहनत करने, ठीक है, तो अपन ने इससे निकाल तो लिया, लेकिन डायरेक्ट कर सकते थे। लेकिन ये कब कंडीशन एप्लीकेबल है? जब यहाँ पर यूज, है ना। बात को समझाने के एक नई थ्योरम आ गई इसमें कि आप इसमें फॉल का केस तो बोला गया टॉर्सिलिटी। ठीक है, टॉर्सिली ने बोला इतनी मेहनत डायरेक्ट, ठीक है। चलो हाँ, अभी अभी आते हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो मैं टॉर्सिली तक आगे आएंगे, फिर रेंज निकलवाएंगे ना, वेलोसिटी आ गई हमारे। फ्लक्स किसी ने स्पेलिंग मत करो, मेरे स्पेलिंग में मामला ख़राब है। EFFLUX, लक्स जानते हो ना, कभी कभार यूज आता होगा। क्या कह रहे हो? चलो रेंज निकाल सकते हैं अब इसकी अपन, कैसे? ग्राउंड से कितनी हाइट पे है ये, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, सारी चीज़ें निकाल के देख। अच्छा ये V2 अब मैं प्रोजेक्टाइल में लेकर चल रहा हूँ, अब इस V2 प्रोजेक्टाइल को लेकर, तो ये V2 एक्चुअली में क्या है मेरे पास प्रोजेक्टाइल में, 2x है रूट 2y कितना है, ax कितना है, ay कितना है मेरे माइनस। और इसके अलावा मुझे एक और चीज़ पता है, एस वाई कितना है, माइनस का कैपिटल H माइनस एस, माइनस क्यों? क्या टाइम निकाल सकते हो इन दोनों? निकालो फटाफट, इन तीनों को यूज़ करके टाइम निकालो। V सॉरी S इज इक्वल टू यूटी आप इट इज
थोड़ा सा फिजिक्स मैथ्स का यूज़ दे। टाइम निकालोगे तभी तो रेंज। मैं निकालूं? अरे इतनी डिफिकल्ट चीज़ें निकलवाते हो। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई जीरो तो ये पूरा खानदान जीरो। एस वाई कितना है माइनस का एच माइनस एच इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अरे बालक बहुत। माइनस से माइनस गुजर गया, क्या आ गया बच्चे मेरे पास? एच माइनस एच इंटू 2/g इज इक्वल टू टाइम आया, रूट में आया वो। कोई तकलीफ? रेंज निकाल सकते हैं? चलो फटाफट रेंज। और रेंज आर इज टू एक्स इंटू टी लिख दूं। यू एक्स कितना है मेरे पास? √2gh ऑफ 2gh इंटू टाइम कितना है अभी अभी निकाला अपन लोगों ने, रूट ऑफ 2h माइनस एच अपॉन जी। ये 2 बाहर आ जाएगा रूट से, 2 रूट हो गया ना, तो एक 2 बाहर, या इसको 4 अंदर ही रहने देता हूँ, ऑफ 4h एच माइनस। हम लोगों ने सिर्फ मैक्सिमम हाइट पे कैसे निकाल सकते हैं? कभी भी मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम मिनिमा याद है, पढ़ा था कहीं पे? बस वही लगाना है अब यहाँ पर। पहले यहाँ तक नोट करो, छापो, फिर इसको मिटाकर फिर आगे की बात। एच लेंगे अपन, स्मॉल एच, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कौन है? dr/dh में रूट रह जाएगा, फिर आफत होगी सॉल्व करने। निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे बेटर है कि तुम आर का जो मैक्सिमम होगा वही आर स्क्वायर का भी होगा, आर स्क्वायर का मैक्सिमम फाइंड कर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात ही कर दो, तुम लोग रो दोगे। मैं आसान करवा देता हूँ, आर के साथ आर स्क्वायर के निकाल लो। खड़े हो जाओ, ऐसे बोल, खड़े हो जाओ, दिख नहीं रहा हो। अच्छा, अच्छा इस बार ज़्यादा नीचे लिख दिया। छाप लिया सबने? बादल फिर साथ के साथ छाप रहे थे ना तुम? साथ के साथ छाप रहे थे? चिल्लाता हूँ मैं, और क्लासेस में पता क्वेश्चन करवाता हूँ, बीच में जाता हूँ, फिर बाद पीछे करता हूँ, मारता हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है मैं फालतू में टाइम देता हूँ, आप ही ले तो। एक्चुअली मैं ऐसा मैं इसलिए मना करता हूँ क्योंकि समझते। माइनस -8? यार कुछ गलती कर दी तुम, क्या निकाल दिया लगेगा? अरे क्या कर रहे हो यार तुम लोग, वाह। चलो कल से डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दें, को पकड़ो।
हाँ बेटा आता है ना डिफरेंशिएशन, आता है। कर लोगे। इधर का पार्ट इरेज कर रहा हूँ मैं ना। अरे बस बस। बता दो कल नेल पेंट का क्या रेट था कल मार्केट वही देखने गया था, वही बता रहा है ना। नेल पेंट, लिपस्टिक, फिर वो आटा बेसन का डब्बा था वो। वो एक आता है ना फेस पे लगाने को, आटा बेसन का डब्बा और मसालेदानी बोलते। हाँ जो भी हो, मसालेदानी जो होता है, मैं उसे मसालेदानी बोलता हूँ। मसाले होते हैं ना रंग बिरंगे उसमें, तो वही लेने गए थे, वही बता रहे थे। लिप लाइनर। चलो वापस इधर आ। अच्छा ये बताओ सबसे तेज कौन सा पक्षी उड़ता है? इसको जल्दी हो, है ना। इससे पूछा गया एक बार ये मुर्गा है कि मुर्गी है, तो इसने बोला एक पत्थर उठा के मारो, भागा तो मुर्गा, भागी तो मुर्गी, है ना। हाँ। चलो वापस इधर आते हैं बेटा। अब देखो मेरे पास बच्चों, अगर मैं रेंज का निकालूं मैक्सिमम, या फिर रेंज के स्क्वायर का निकालूं, बात तो एक ही होगी। तो मैं रेंज के स्क्वायर का निकालूं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आप लोगों की। रेंज का स्क्वायर क्या होगा? 4 4h माइनस 4h स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको निकालना किसके रिस्पेक्ट में? स्मॉल एच के रिस्पेक्ट। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा d r स्क्वायर बाई डी एच। क्या आएगा बताओ एच के रिस्पेक्ट में? 4 और एच तो कांस्टेंट है, ठीक है। क्या बचेगा? 4h माइनस 8h। अब क्या करते थे फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालने के बाद? क्रिटिकल पॉइंट कैसे? इक्वल टू जीरो रखकर हम लोग रखते थे d r स्क्वायर बाई डी एच इक्वल टू, दैट इज 4h माइनस 8h इक्वल टू जीरो। और यहाँ से बच्चों आ गया मेरे पास स्मॉल h इज इक्वल टू h/2। देखो ये इधर आएगा, 4 से 8 कट जाए, बताऊँ। देन अब ये मैक्सिमम है कि मिनिमम निकालते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। d स्क्वायर r स्क्वायर बाई d2h, सॉरी dh2 इज इक्वल टू, इसका वापस से डिफरेंशिएशन करें। 4h इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या हो गया? जीरो। और इसका क्या बचा? -8। मतलब कि मेरे पास वैल्यू क्या बचा? अब ये मिनिमम, माइनस मतलब मिनिमम। आधे हाँ कर रहे हैं। क्या हो गया? मैक्सिमम। माइनस वैल्यू जैसे ही आ गई इसका मतलब मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब एच, स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल H/2 पर क्या ही है, मतलब रेंज कहाँ पर मैक्सिमम? टंकी के तुक्का था वो, तुक्का था वो। नीचे करोगे तो बेटा उसके लिए हाइट कम हो जाएगी ना, वेलोसिटी ज्यादा होगी, लेकिन ट्रेवल तो उसको थोड़ा सा ही करना है ग्राउंड के लिए, समझो। ये टंकी रखी है, ये टंकी रखी है, यहाँ से, यहाँ से मान लिया यहाँ पर गई, ठीक है। यहाँ पर तुमने छेद भी कर दिया, टंकी में बहुत तेज वेलोसिटी से भी निकली, तो यहाँ, ठीक है, उसके पास टाइम कम हो जाएगा ना बाई डायरेक्शन, समझो। नहीं ऊपर छत पे रखी होती तब तो फिर हाइट अपन कुछ ज्यादा लेते ना।
अब वहाँ की कहानी फिर अलग हो जाएगी, फिर उसको अलग सॉल्व करो। पर ये पूरी कहानी किस पे डिपेंड कर रही है? पूरी पूरी कहानी डिपेंड कर रही है कि ऑरिफिस का अपन ने क्या माना है, एरिया टेंस टू बी, बोल लो, या फिर आप, या फिर उसके टंकी की फ्लो ऑफ वेलोसिटी टेंस टू बी। तब फिर उसके लिए अपन को पूरा डेरिवेशन अलग तरीके से, तो वही जैसे कर रहे थे ना, उसी डेरिवेशन में आप उस चीज़ को जीरो नहीं, अपन स्क्वायर रखा था ना, उसको जीरो नहीं वैल्यू रखनी। बिल्कुल, ऑरिफिस को इतना कम मान रहे हैं कि टंकी के बजाय बिल्कुल नेग्लेजिबल, तो फिर वो अलग कहानी हो जाएगी, मैं उसका भी क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है बालकों, डन। अच्छा मैं इसके आगे वो भी बताऊं, डी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एट एच इज इक्वल टू, तो भी माइनस, अपन यहाँ पर मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेंज होगी कितनी, क्या हम यहाँ पर वैल्यू उठाकर रख देंगे क्या, स्मॉल एच की कैपिटल एच बाई टू, रख के देखो कितना आता है। तो आर मैक्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो, और आर मैक्स रूट ऑफ 4, और बच्चों स्मॉल एच की जगह क्या हो गया, एच बाई टू इंटू ब्रैकेट ऑफ एच माइनस एच बाई टू, और इसको सॉल्व करके देखो कितना आएगा, करो सॉल्व जल्दी। एच स्क्वायर बाई फोर इंटू, या फोर एच स्क्वायर अपॉन फोर, और फोर को फोर से डिवाइड करो ऐसे, एच आ रहा है, तभी हो जाए, यानी कि मैक्सिमम रेंज किस टंकी के लिए अगर ऑरिफिस का एरिया नेग्लिजिबल, जो उसका वाटर लेवल होता है ना, वाटर लेवल होता है, फिर मैं सेंटर में वाली रेंज है। वैसे क्वेश्चन है मेरे पास जेई एडवांस का, हम्म, क्या, वो सब मानते ही नहीं, अपन यहाँ पर फ्लूड, असलियत में थोड़ा सा वेरिएशन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ विस्कोसिटी, कुछ रेजिस्टेंस इसका लगेगा, लगेगा, आप प्रोजेक्टाइल जो क्या वो रियल माना है, उसमें भी तो रेजिस्टेंस होता है ना, उसका रियलिटी करवाऊँ तो ए एक्स भी आ जाएगा उसमें, और ए एक्स दो कंडीशन में, एक जाते टाइम माइनस का और उतरते टाइम भी माइनस, रेजिस्टेंस रोक ही थोड़ा हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद मन से उतर जाएगा, बोलेंगे आइडियल कितना अच्छा। सैनिटाइजर में नहीं होता, सैनिटाइजर में कंटेनर प्रेशर पे काम, क्योंकि उसमें ज़्यादा कंटेंट चाहिए, और जो परफ्यूम होता है ना जो स्प्रेड करता है, उसमें वो का मैकेनिज्म होता है। हाँ, एक्चुअली में कंटेनर पे एयर प्रेशर कर देता है वो, उसमें वॉल्व लगा होता है, मैं तुम्हें, मेरे को पता है वो वॉल्व होता है, वो स्प्रिंग इसलिए होती है ताकि उसको वापस अपनी जगह, वरना आप ऐसे थोड़ी इसको प्रेस करने के बाद उठाओगे। बिल्कुल, मास डिके करेगा, बहुत सारी चीजें होती है, तो बेटा अपन को आइडियल ही लेकर चलना होता है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत। चलो मैं अभी इस पे चलता हूँ, सब्जी बेचना चालू, सब्जी सब, यस, पॉकीमॉन, पिकाचू के अलावा कोई सा, मेरे को उसके अलावा कोई पता ही नहीं है, मैं नहीं जानता ना, मैंने देखा नहीं है। क्या 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 लास्ट नाम क्या था, जिगली, जिगली पफ,
दिगली कार्टून आ हर्ष का नाम रखा है, अभी बातें वही कर रहा था। नहीं, उससे पहले बातें कर रहे थे तुम दोनों, सब्जी बेच रहे थे ना, बता रहे थे ना तुम प्याज का रेट चल रहा है अभी। देखो नहीं बेटा, वो तो फिर मम्मी की कसम देनी पड़ती है दुकान उनको, सब्जी वालों को तब देता हूँ। आज मम्मी कसम कितनी देखा है क्या। फर्क भी पड़ता है, इससे फर्क भी पड़ता है सच में। वो तो उससे भी अच्छा फटे हुए कपड़े पहन के ऐसे ले आओ, तो मना कर रहा है। अच्छा, जलियांवाला हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? जनरल डायर? उस टाइम दो दो जनरल डायर थे। एक चंडीगढ़ का था, नहीं था उस दिन। वो रिस्पॉन्सिबल था ही नहीं। एक्चुअल में जो जोन पड़ता था ना, चंडीगढ़ ही पड़ता, ठीक है, चंडीगढ़ का जोन पड़ता, तो वो था आर डायर। लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था ओ डायर, जो पंजाब का, पूरे पंजाब का वो था, उसने हुक्म दिया था। अब वो जो आर डायर था उसका तो भाई नौकरी खा जाता और नहीं करता तो मारना ही पड़ता, तो ओ डायर ने किया था। उसके बाद क्या हुआ उसका? उसके बाद हुआ क्या उसका? अच्छा, थोड़ा सा हिस्ट्री पूछो तो सही तुम लोगों से। हमने कब दफनाया? अब वो बताऊंगा बाद में। फिलहाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि ओ डायर के साथ फिर क्या हुआ उसके? कब? एक्चुअली में उधम सिंह उस टाइम बहुत जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उसके बाद इसको मतलब इंडिया में बहुत विद्रोह हुआ, लोगों ने सबने अपनी वो वापस कर दी। सर वो वापस गया इंग्लैंड, और डिजीज से, नहीं 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 पागल हो क्या, डिजीज से नहीं मरा था वो, डिजीज से नहीं मरा था, अभी बताता हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है। अभी अभी बता रहा हूँ हुआ क्या। अरे सुन लो, बता रहा हूँ, तुम लोग नहीं सुनना। तो एक्चुअली में जब वो वापस यूरोप, उसको भगाया गया यहाँ से इंडिया, तो हुआ बहुत ज़्यादा, वहां पर जाके उसको सम्मान दिया गया यूरोप में। अरे नहीं, यूरोप में उसको वास्तव में वो तलवार वगैरह देकर जो सम्मान देते थे, वो उसने वो दिया। हाँ, तो सेरेमनी की गई उसके लिए कि बहुत अच्छा काम करके आए हो। यहाँ पर बैठे 21 साल हो गए इस बार, वो बुढ़ा हो गया था। एक सेरेमनी चल रही थी, बड़ा ढूंढा उसको, ब्रिटेन का काम मिल गया। बच्चे का नाम था उद्धम सिंह। तो वहाँ पर जाके पार्टी में डायरी लेकर गए, और बाकायदा बताया कि ओ डायर की वाइफ ने डायरी भिजवाई है। जाने दिया अंदर, बता दिया वहाँ, चला गया, जाके डायरी में से निकाली, डायरी के अंदर रखी हुई थी, निकाली, और एक कंधे पे गोली। ऐसा क्यों किया? कंधे पे गोली मारी। इसके बाद आप लोगों को पता ही होगा, इसके बाद आप लोगों को पता ही होगा ब्रिटेन वाले कितने सारे रवाना वहां से। अकेले अकेले उद्धम सिंह और जनरल डायर बच गए। तो उसको पूछा कि तेरे को याद है जलियांवाला, तेरे को आज उसकी पनिशमेंट, तो बड़े प्यार से हर गोली तड़पा तड़पा के मारा, पैर में मार। उसके बाद वहां पर जो पुलिस आई ब्रिटेन वाली, वो पुलिस वाले बहुत बहादुर होते हैं, वो लोग वेट कर रहे थे, पहले गोली खत्म हो जाए फिर हैंड सब बोले।
फिर क्या हुआ, उसको आराम से गोली मारी। फिर इनके बंदूक में से 2 गोलियां बची हुई थी, टारगेट वही था, जाके सरेंडर। वो लोग नहीं आए इनके पास। फिर इनको कोर्ट में जब पेशी हुई, नाम पूछा गया, क्या नाम बताया था इन्होंने? है। सच में तुम लोग अपना इतिहास कुछ भी नहीं जानते, तभी ये हाल है तुम लोग, बस जिए जा रहे हैं मूर्ख, है ना। आप लोग को वास्तव में अपना गौरवशाली इतिहास नहीं पता। अगर पता होता ना तो शायद लाइफ को लेकर बहुत, किस परेशानियों के साथ आज भी आप जिंदा हो। पूरी दुनिया के कितने देश साफ हो गए और हम लोग जिंदा हैं इन लोगों की वजह। क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया, सारे ऑस्ट्रेलिया, सारे अमेरिकन खत्म हो गए। और ऐसे कितने ही कंट्रीज के साथ हुआ, लेकिन हम लोग आज भी हैं। और आपने एक हिंदी की पोयम भी थी, यूनान मिस्र रोमा मिट गए, कुछ बात तो है ऐसे की। ऐसे ही नहीं है, वास्तव में इन्होंने बोला था। उसके बाद जब वहाँ पर कोर्ट में गए थे तो नाम बताया, राम मोहम्मद, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। सारे धर्म, क्योंकि आपको पता है ये धर्म की कहानी कहाँ से आई। ब्रिटेन वालों ने हम लोगों के बीच में सेट किया है। तो जाति जो चल रही है ना, जातियां भी हमारे अंदर नहीं होती थी आज तक। कभी अपने गॉड की जातियां सुनी, भगवानों की? भगवान राम की कास्ट क्या थी? क्षत्रिय वर्ण था उनका, कास्ट क्या था? कभी उनके पीछे सरनेम देखा है? या कृष्ण के पीछे सरनेम देखा? हम लोग के पीछे कहाँ से आ गए? वर्ण अलग चीज होती है, वो कर्म आधारित होती है, आप काम क्या करते हो उस पर। जैसे जिनका काम टीचिंग का, साइंटिफिक रिसर्चेस का काम होता था, उनकी जाति हुआ करती थी ब्राह्मण। रावण ब्राह्मण इसलिए कहलाता है क्योंकि उसके कर्म ब्राह्मणों वाले थे, यज्ञ क्या करता था वो रोज। नहीं, अच्छा खराब कुछ भी नहीं होता, कर्म होते हैं, सारे काम जरूर। अच्छा और खराब कुछ भी नहीं। यही तो मैंने कहा ना कि ये चीजें तो बाद में कर दी गई। आप जरा सरनेम सुनो, आपको बड़ा मजाक मजाक लगेगा। ये द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी ये सब सरनेम कहाँ से आए? जिनको जितने वेद लर्न थे उस हिसाब से उनके नाम रखे गए। द्विवेदी जिनको 2 वेद आते, त्रिवेदी जिनको 3 वेद आते, जिनको चारों वेद आते, चतुर्वेदी। कभी सुना 5 वेदी? नहीं, ऐसा कोई सरनेम 5 वेद ही नहीं थे। नहीं, मैं एक बात आप लोगों को समझा रहा हूँ कि सरनेम कहाँ से आए। और इसके बारे में मैंने और चीजें पढ़ने की कोशिश की, मैं खुद के लेवल पे निकालता हूँ ये चीज। तो मैंने जानने की कोशिश की, जैसे कि मान लो मैं आज के टाइम के हिसाब से मैं ब्राह्मण कास्ट में आता हूं, तो हम लोगों का भी एक गोत्र होता है, दैट इज भारद्वाज, मेरा गोत्र है। हाँ, तो भारद्वाज, तो मेरा गोत्र भारद्वाज है। लेकिन मैंने एक जगह देखा जहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में कुछ लोग आते हैं, उनका भी गोत्र भारद्वाज है। तो नाम सरनेम अलग चीज हो गई, मैं बात कर रहा हूँ कि उनका गोत्र भारद्वाज कैसे हो गया। नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारद्वाज मतलब आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? जो भारद्वाज ऋषि के वंशज निकलते हुए आए, जो प्रयागराज से मेनली बिलोंग करते थे, भारद्वाज ऋषि प्रयागराज के थे। तो वहां से जो लोग निकलते हुए उनके वंशज निकलते हैं वो भारद्वाज गोत्र पर चले। तो बेटा ये गोत्र फिर दूसरे कास्ट में कैसे आ गया? क्योंकि कास्टिज्म को बाद में इंसर्ट किया गया, कास्टिज्म तो था ही नहीं हमारे यहाँ पर। तो तो गोत्र बेटा ब्राह्मण नाम की चीज हिसाब से, क्योंकि आप काम क्या करते हो वो आपका कर्म होता है। वो होता था कि ब्राह्मण कौन होगा और क्षत्रिय कौन होगा। पहले गुरुकुल में शिक्षा सबकी 25 वर्ष होती थी, तब तक कोई जाति नहीं होती। हाँ, नहीं क्यों बनेगा? ये तो गलत है। अगर ऐसा होता, एकलव्य कौन था? बहुत खुशी से आप लोगों को बताया जाता कि एकलव्य एक आदिवासी था, मछुआरे का बेटा, बेटा कुछ नहीं था। जरासंध, वो जरासंध जो मतलब बिहार में क्षेत्र पड़ता है, उस एरिया के सेनाध्यक्ष, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बेटा था वो। तो फिर आप अगर उसको आदिवासी बोलते हो कि भाई आदिवासी अगर था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे? कास्टिज्म। एक्चुअली में हमारे यहाँ पर 4 कास्ट हुआ करते थे, जो कास्ट नहीं थे वो वर्ण वर्ण थे। और ये हमारे यहाँ पर नहीं, दुनिया के कहीं पे भी अगर स्टेबल समाज बनाना है तो चारों होंगे ही। तो अपन बोलते थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो ये चारों जो कास्टिज्म थे ना, ये चारों एक समाज को ऑपरेट करने के लिए
जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर टीचिंग, मेरा एक कास्ट होना, कास्ट मेरा मतलब एक प्रोफेशन है मेरा, दैट इज टीचिंग, तो मुझे ब्राह्मण बोलते हैं। यहाँ पर कोई सफाई करने वाला की भी जरूरत है, या गंदगी में बैठ के पढ़ लोगे, उसका एक कैटेगरी रखी गई, क्षुद्र बोला गया उसे। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर आप लोग आओगे तो पैसे आओगे, पैसे दोगे तो अकाउंटेंट होने, मैं यहाँ पर ये काम संभालूंगा, तो अकाउंटेंट, उसका काम क्या हो गया, इकोनॉमी से रिलेटेड, उसको बोला गया वैश्य। लेकिन अब मान लो कि यहाँ पर बहुत सारे 1000 2000 बच्चे, गार्ड बैठाना पड़ेगा, ये था सिस्टम, तो पता ही नहीं क्या बना दिया। ये कास्टिज्म का सिस्टम था, और इसी को चैलेंज करने के लिए उन्होंने नाम बोला था राम मोहम्मद आज़ाद। मैं सब कुछ हूँ, बता आप क्या करेगा, ऐसा इसलिए था। और उसके बाद बकायदा वहाँ पर सरनेम इन्होंने ब्रिटिश ने बनाए थे, सरनेम थे ब्रिटिश ने 16 सेंचुरी के बाद में, मान के चलो 75 के आसपास, गांव गांव घूम घूम के लोगों के अंदर इंसर्शन किए, दिमाग में भरा कि आपका सरनेम क्या होगा क्या होगा। आपको पता होगा ये चीज़, मैं बताया कि ब्रिटेन बहुत तगड़े तरीके से, आपको पता भी नहीं चलेगा और क्या कर रहा है। मैंने आप लोगों को एक बताया भी था, वो पैरों में फटे हुए जीन्स वाला एग्जाम्पल, उसकी बहुत आराम आराम से आपके दिमाग से खेलता है। शुरुआत कैसे करी थी उसने, जब ये जीन्स डायरेक्ट निकाले थे ना पैरों में फटे हुए वाले, तो शुरुआत में उसने क्या किया, थोड़ा सा फाड़ दिया, उसके कपड़ा लगाया, उसके बाद धीरे धीरे वो कपड़ा हटाया, फिर उसके बाद नेक्स्ट निकाला उसने, एक दो जगह से और फाड़े, और आज के टाइम पे क्या चल रहा है, और आज के टाइम पे क्या चल रहा है, पूरा पूरा फाड़ रखा है उसने। अगर वो डायरेक्ट ये चीज मार्केट में लेके आता, कोई खरीदता। और अब देखो, आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, आप दुश्मन किसको मानते हो, चाइना को और पाकिस्तान। ब्रिटेन को किसी ने दुश्मन माना है, सोच रहे हो, मानते नहीं है, सच में नहीं मानते ब्रिटेन, जबकि इंडिया का सबसे सबसे बड़ा नुकसान करने वाले ब्रिटिशियर्स हैं, फिर भी हम लोग उनको विरोध नहीं करते। रीजन पता है क्या है, कल्चरल सिमिलैरिटी। वो लोग अपना कल्चर हमारे ऊपर थोपते हैं, और जैसे हम लोगों का किसी से कल्चर मिल जाएगा, तो हम लोग उसका और वो हम लोगों पे अपना कल्चर थोप बहुत आसानी से। कल की डेट में आप उठकर ताकतवर हो गए, तो $45 ट्रिलियन मांगने ना पहुंच करके गए थे ना यहाँ से, 45 ट्रिलियन। और ये तो सिर्फ एस्टिमेटेड है, जो मतलब ओरली माना है हम लोगों ने, बाकी अगर सही से कैलकुलेशन करने बैठ जाए, पता नहीं कितना कैलकुलेट लेकर गए थे। किसने, इंडिया ने कोई नहीं मांगा और कभी नहीं मांगा। हुआ था, उसने वहाँ के एक लीडर ने बोला था कि इंडिया को एड देना बंद करो, तो इंडिया ने कई बार बोल दिया कि भाई पीनट फॉर अस, हम मांग ही नहीं रहे तुमसे, मना करते हैं इंडिया जबरदस्ती, ठीक है मत करो। तो उसने बोला कि इंडिया को पैसे मत दो, ये फालतू में चंद्रयान मिशन लॉन्च करता है, वहाँ पर कोई का सीन नहीं। उसके लीडर ने बोला, इंडिया ने बोला कि ठीक है तुम्हारे पैसे हमको चाहिए, बताओ $45 ट्रिलियन का क्या ऐसा पार्ट है, $45 ट्रिलियन किसे। इंडिया की पूरे साल की जीडीपी पता है आपको कितनी है, $3.5 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच, पूरे साल की जीडीपी, जो कि पूरी दुनिया में 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, अब चौथे पे आने वाली है। तब इतनी सी 45 ट्रिलियन उसके पास हमारा। अगर हम लोग सीरियसली यूरोप से मांगने पे आ गए, तो यूरोप वालों के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचेंगे, सारे पैसे उनके आ जाएंगे। इंडिया में 45 ट्रिलियन, इतना पैसा खा के बैठे हमारा, क्या कुछ नहीं, वो बस हम लोगों ने देखने के लिए ली, कुछ नहीं है। आर्ट से होगा क्या, कोहिनूर की बात करते हैं, वो सब चीजें आप लोगों के दिमाग में भरी जाती है, ताकि आप लोग कभी वापस क्लेम ना करो कि उसे सिर्फ वुमन रख सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों के दिमाग में भरी गई। हाँ तो बस एक तो पता नहीं क्या ही तुम लोग का दिमाग का विकास इसलिए रुक गया है। नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की आपकी बात पर्टिकुलर नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। क्या, पंजाब रियासत से लड़ाई के बाद जब वो जीते थे, तो लेकिन पंजाब रियासत से जीते, मुझे मालूम है, मेन तमिलनाडु से निकला था, और जहां भी रहा वो कोहिनूर की वजह से लड़ाइयाँ होती गई, इसलिए मतलब ये चीज आपके दिमाग में भर देगी। अच्छा एक चीज सोचिए,
बिहार इस इंडिया में बिहार सबसे ज्यादा असाक्षर है, मतलब सबसे ज्यादा शिक्षा कम है वहां पर, क्यों? नहीं, ये रीजन नहीं है इसका। अच्छा, एक और चीज, आपको ये पता है आईएएस में सबसे ज्यादा सिलेक्शन कौन से स्टेट से होता है? आईआईटी में। हाँ, 60% से ज्यादा। साक्षरता सबसे कम है, फिर ऐसा क्यों? बिहार से। और 60 to 70% सिलेक्शन आईएएस में डायरेक्ट बिहार से होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि एक भी बिजनेस नहीं है बिहार में, एक भी बिजनेस। एक्चुअली में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश। आप समझो क्यों। अगर आप भारत का मिडाइवल हिस्ट्री निकालते हो, ब्रिटेन से पहले, ब्रिटेन के आने से पहले, तो पूरे भारत की जो संकल्पना किसी राज्य ने की, बिहार था। शुरुआत करके देखो आप कहीं, अशोका, इनका ले लो, चंद्रगुप्त मौर्य का ले लो, समुद्रगुप्त का ले लो, पूरे के पूरे बिहार ने तो पूरे भारत पर राज किया हुआ। और ब्रिटेन जब शुरुआत में गया था ना, बंगाल पे कब्जा किया था मीर कासिम के बाद, तो ब्रिटेन बड़ी खुशी किया था वहां पर, बिहार के अंदर लोगों ने बहुत मारा था। बहुत मारा था वहां पर। उसके बाद ब्रिटेन कभी वहां पर राज करने गए नहीं, वहां पर सामंत बैठा दिया बस। और वहां के लोगों में क्रेज जगाया कि आईएएस बनो, नौकरशाही के पीछे बना दिया। आज भी वहां पर लोगों में यही, मतलब उस टाइम बड़ा बाबू बोला करते थे, बड़ा बाबू, तो बड़ा बाबू बनो आप। मतलब कि उसकी बहुत पहुंच होती है, उसके आगे पीछे 15-20 लोग घूमते हैं, नौकर होते हैं, बंगले होते हैं। लोगों का क्रेज उधर की तरफ चला गया, लोगों का असली दिमाग ही हट गया क्या हो रहा है। वो आज भी चल रहा है वहाँ पर। वहाँ पर बिजनेस माइंड है ही नहीं, 1% बिजनेस। जबकि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी बिहार में लिखा गया था, भारत के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य ने लिखा था, पहला, दुनिया का पहला रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ। नहीं, राम भगवान अयोध्या से थे, लेकिन सीता जी बिहार। सीता जी बिहार। वो मिथिला जगह बोला जाता है, और मैं एक्चुअली में मिथिला से ही बिलोंग। और नहीं, मैं बिहार की वजह से ऐसा नहीं है, मैं जन्म से जयपुर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई भी यहीं से। ऐसा कुछ नहीं है। मिथिला, तो जहाँ पर सीता जी रहती थी, वो अब क्षेत्र नेपाल के अंदर। बेवकूफ। गुड, वेरी गुड आईक्यू। क्या? एक्चुअली में आप बंगाल और बिहार का रीजन समझोगे ना, ये बाद में बिहार का ही नाम बंगाल पड़ गया था, जो ब्रिटेन ने बंगाल पर कब्जा किया था ना, उस बंगाल में पूरा पश्चिमी बंगाल, और वो बांग्लादेश, बिहार का रीजन, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा रीजन, नीचे झारखंड का रीजन, ये पूरा बंगाल क्षेत्र, बंगाल बहुत बड़ा था। तो पहले उसका नाम बिहार, मगध हुआ करता था। मगध के बाद फिर उसका नाम, जिसकी कैपिटल कौन सी थी, पाटलिपुत्र, जो अब चेंज होकर पटना बन गई है, वो बिहार की राजधानी रहे। पाटलिपुत्र, पूरा नाम था उसका पाटलिपुत्र। हाँ, तो कैपिटल थी मगध की। चलो वापस लेके आऊँ इस पे। हाँ, आप ये सोचो, जब तुगलक इंडिया से गया था ना, तो उसने गोल्ड रिजर्व करवाया था यहाँ पर, कमरों में कैद करवाया था, और कमरों में ताले लगवाए थे, और उन तालों की चाबी लेकर वो अफगानिस्तान जा रहा था। तो चाबियां सिर्फ 72 ऊँटों पे लाद के लेके, सिर्फ चाबियां। उसने गोल्ड रखवाए थे कमरों में, कमरों को लॉक लगवाया था, और चाबियां 72 ऊँटों पर लाद कर लेकर गए। मेन तो ब्रिटिशर्स ले गए, बहुत ज्यादा तो ब्रिटिश। बिल्कुल। ये भी कोई बोलने की बात है? वो खरगोश टाइप के लगते हैं, छिले हुए मुर्गे। मैं तो देखो खुला विरोध करता हूँ ब्रिटेन का, खुला। और मैं अगर कभी इसमें आ गया ना, अगर गलती से गवर्नमेंट रेंज में आ गया, तो मैं तो लड़ाई अभी करवा दूंगा। मैं चाइना से, पाकिस्तान से और इनसे लड़ाइयाँ करवा ही दूंगा। मेरी नीतियाँ ऐसी ऐसी कि मैं वास्तव में लड़ाइयाँ हो जाएगी। हाँ, चलने तो क्या फर्क पड़ता है। एक्चुअली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है कि ये चीज़ करती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं करती। ये तो लड़ाइयाँ तो बहुत आसानी से गलत करते हैं।
लड़ाइयाँ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम लोग वॉर में उतर जाएं। लड़ाई कैसी होती है, चाइना बोलता है दक्षिणी चीन सागर मेरा, वहाँ पर किसी को पेट्रोल नहीं निकालने देता। अगर मैं होता ना, अगर किसी डेजिग्नेशन पे, मैं बोलता हिंद महासागर मेरा है। कर कर हमारे यहाँ पर समुद्रगुप्त के लिए लिखा होता, उसका समुद्र, उसका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता है। समुद्रगुप्त के लिए ऐसा बोला जाता था, क्यों? क्योंकि वो तीनों, पूरा रेंज ही उनके कब्जे में था, इसलिए ऐसा बोलते थे। हमारे पास भी एक नक्शा निकला है, हिंद महासागर हमारा है। हो गई लड़ाई। चाइना से विद्रोह करने का बस इतना सा है कि आपको पता होगा कि वन चाइना पॉलिसी पे इंडिया साइन करता है, तो वन चाइना पॉलिसी को मना कर दो, और अपने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब हमारे यहाँ पर एक वो ले आओ कानून कि जिससे हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है उससे हम व्यापार ही नहीं करेंगे, खत्म। हो गई लड़ाई, हाथ पैर जोड़ते हुए आ जाएगा। लड़ाई कहीं पे नहीं हुई, आप ये देखो कि एक बार भी क्या इंडिया की लड़ाई हुई है? लड़ाई किसी से नहीं हुई। हमने घुस के पाकिस्तान को पीटा है 2 बार, और एक बार म्यांमार में पीटा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने सिर्फ पीटा है, लड़ाई किसी से नहीं करते, और लड़ाई करने की नौबत आएगी तो छोड़ेंगे भी नहीं, ये भी सच है। जैसे चाइना के साथ हुआ था, पूरी तरीके से तैयार थे, आ जाओ। एक्चुअली में इंदिरा गांधी के बाद इतना ढीठ प्रधानमंत्री भारत को मिला ही नहीं है। ढीठ का मतलब समझते हो क्या होता है? लड़ने के लिए पूरा तैयार, आ जा लड़ ले, देखेंगे। चाइना ने वहां पर अपनी आर्मी उतारी 50,000, कुछ नहीं बोले, कोई जवाब नहीं दिया, 50,000 इधर उतार दी इंडिया। तो वो सोच रहा था कि मनमोहन सिंह मेरे संत आदमी थे, गलत हो गया उसके साथ। और चाइना के सोल्जर्स रो रहे थे, के वीडियोस वायरल हुए थे, उनको चाहे जबरदस्ती चाइना बॉर्डर पे जब भेज रहे थे ना, जोर जोर चिंगाड़ चिंगाड़ के रो रहे थे, हमको नहीं जाना। अरे वहां पर सिखों को खड़ा कर रखा, वो इतने इतने होते हैं चाइना वाले, वो बेचारों के, वो पंजाब, वो चाइना इतना डरा हुआ है कि वहां पर ये कैलकुलेट करवाता है कि सिख सैनिक कितने हैं। वो जितने मोमोज और वो खाते हैं ना, वो क्या नाम है, चाउमीन, उससे ज्यादा तो नाश्ता करता है हमारे सिख सैनिक। वो इतने इतने से होते हैं वो लोग, और सिख इतने बड़े बड़े, वो सिख इतने बड़े बड़े, तो कहाँ लड़ेंगे उनसे? पंजाब के रेंज में ज्यादा रहते हैं सिख। पंजाबी अलग है, सिख अलग है, सिख अनदर कम्युनिटी। चलो ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट अपना इसका फिनिश हो गया। अब अपना नेक्स्ट कैपिलरिटी वाला, और कैपिलरिटी वाला मेन पार्ट होगा, और कुछ विस्कोसिटी वगैरह। अब थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट शुरू। ये तो आसान था, लेके चला गया मैं, मेरे पास है अब रखे हुए।